अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी बिज़नेस में किसी कंपनी का नाम यूज़ होता है तो उस कंपनी के नाम के साथ स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स कॉन्स्टेंटली यूज़ होते हैं। कोई भी कंपनी का नाम हो, जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 5G प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड। अब 5G प्रॉपर्टीज़ एक कंपनी है, लेकिन उसके नाम के साथ ये प्राइवेट लिमिट या PVT LTD क्यों यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है? या अगर आप मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, जिस तरह अलाइड बैंक लिमिटेड है, तो इसके साथ प्राइवेट तो नहीं यूज़ हो रहा है लेकिन लिमिटेड वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इस लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है? तो व्यूवर्स, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को मैं ये चीज़ समझा दूं, ताकि फ्यूचर में उनके सामने कभी भी किसी कंपनी का नाम आता है और उसके साथ ये स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उससे उनको पता चले कि आखिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है। व्यूवर्स, ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका मतलब क्या है, इसके लिए पहले हमें कंपनी को समझना पड़ेगा कि कंपनी वर्ड का क्या मतलब है। और अगर हम कंपनी को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, जब कंपनी का वर्ड दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उससे पहले बिजनेसेस कैसे हुआ करते थे। व्यूवर्स, उससे पहले बिजनेसेस होते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जब तक हम सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं समझेंगे तो हम कंपनी और कंपनी के साथ रेलिवेंट जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है इसको हम नहीं समझ सकते। अब व्यूवर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या चीज़ है? व्यूवर्स, होता ये था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा होता है और वो एक बिज़नेस को रन कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है और जो उसका बिज़नेस होता है वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। आप ये समझिएगा कि अगर वो जो ऑपरेशंस कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप लाइक लोकल बेकरी है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक उसका ओनर है, तो उसकी जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ और प्रॉफिट्स होते हैं, सारी चीज़ें बिज़नेस की और ओनर की वो एक होती है, वो सेपरेटेड नहीं होती। मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है और उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ये लॉस पूरा करने के लिए या उसने कोई लोन लिया है बैंक से या किसी इन्वेस्टर से, तो ये पैसे वापस करने के लिए जो इसका ओनर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के लिए। वो अपने पर्सनल एसेट्स बेच के ये चीज़ें पूरे करेगा, क्योंकि उसका नाम और वो ये अलग नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही ये है कि वो उसका जो बिज़नेस है वो और उसका ओनर ये सेम है। अब अगर उसका पर्सनल कोई लाइबिलिटी है या उसके बिज़नेस की कोई लाइबिलिटी है, तो वो उसको पूरा करने के लिए उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के पूरा करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में काफ़ी सारे मसले मसाइल आने शुरू हो गए। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। जो लिमिटेड वर्ड में आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, जो कंपनी के नाम के साथ यूज़ होता है, वो यहाँ से उसकी ओरिजिनेशन हुई थी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड कैसे होती थी? लेट सपोज एक बंदा है, उसके पास 1 करोड़ रुपीज़ है और उसने सोचा कि क्यों ना मैं 10 लाख रुपीज़ का एक बिज़नेस है, लाइक उसने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया 10 लाख रुपीज़ से, 90 लाख रुपए उसके पर्सनल एसेट्स हो गए और 10 लाख रुपीज़ का उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर का बिज़नेस शुरू कर दिया। अब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उसको 50 लाख 80 लाख रुपए का भी लॉस हो सकता है। इसके सोल प्रोप्राइटरशिप के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग हो गई, कोई उसके प्रोडक्ट्स में कोई इस तरह की ख़राबी आ गई कि लोगों ने उनको सू कर दिया, या उसने लोन लिए थे तो वो लोन वापस नहीं कर सका, तो इस केस में उसके जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं, जो मैंने बताया कि उसके पास 90 लाख रुपए पीछे पड़े हैं, तो वो 90 लाख तो उसके बिज़नेस में नहीं इन्वेस्टेड, लेकिन स्टिल ये अपनी लाइबिलिटीज़ जो इसके बिज़नेस पे है वो पूरे करने के लिए लोग उसके दरवाजे तक, उसके घर तक आएंगे और उसको अपना घर, अपनी गाड़ी और अपनी जो भी एसेट्स बेच के उसको क्लियर करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया, उसके अलावा भी काफ़ी सारे मसाइल थे। एक मसला ये था कि उसका ओनर और उसका जो बिज़नेस है वो तो एक दूसरे से अलग थे नहीं,
तो अगर लेट सपोज फ्यूचर में उसकी ओनरशिप, जो ओनर है उसकी डेथ हो जाए, तो उसके डेथ के बाद उसका बिजनेस भी ख़त्म हो जाता था। और लॉन्ग फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर आप नहीं कह सकते थे कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप चल सके। व्यूवर्स, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसके लिए ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने और उसको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भी करने हैं, या उसने अपना ऑडिट करना है। इस तरह के रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होते हैं। अच्छा व्यूवर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी मसला होता था कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो उसको फ़ंड रेज़ करने में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। उसको कोई इन्वेस्टर से पैसे अगर उसने राइज़ करना है या किसी बैंक से पैसा रेज़ करना है, तो वो बैंक भी और इन्वेस्टर भी उसको इन्वेस्टमेंट देने से हेजिटेट करता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसका कोई चेक बैलेंस, कोई स्क्रूटनी नहीं होती। तो उस वजह से जो इन्वेस्टर होता है या बैंक होता है उसको लोन देने से हेजिटेट करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे भी काफ़ी सारे होते हैं। फ़ायदों में ये है कि एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ओनर जो है वो सिंगल है और सारे डिसीजन मेकिंग वो खुद कर सकता है और उसके डिसीजंस में कोई और इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अलावा ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत इजीली, उसका सेटअप कॉस्ट बहुत कम होता है। आप बहुत जल्दी एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। 1 घंटे में एक शॉप लगा दो, दुकान लगा दो, उसमें डिफरेंट गुड्स कमोडिटीज़ डाल दो और आप सोल प्रोप्राइटरशिप बन गए। और इवन ये कि जो ओनर होता है उसका नेशनल टैक्स नंबर जो होता है वही नेशनल टैक्स नंबर उसके बिजनेस का नंबर भी होता है। एग्जांपल्स सोल प्रोप्राइटर के काफ़ी सारे हैं, जिस तरह डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं, या प्लम्बर का बिज़नेस है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये सारी जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप की ज़िम्मे में आते हैं। व्यूवर्स, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो वैसे सूट करता है छोटे बिजनेस के लिए, एक छोटे सेटअप के लिए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो मर्जिंग कर सके, वो अपने बिज़नेस को में फ़र्दर एक्विजिशन कर सके, मज़ीद बिजनेसेस को ख़रीद के उसके साथ मर्ज करें और ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सके। अब हम आते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी की यह चीज़ है। लिमिटेड लाइबिलिटी पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कंपनी को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बिजनेसेस ने, या आप कह लें कि ओनर्स, इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि क्यों ना एक इस तरह का कंसेप्ट लेके आए जिसमें से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ होंगे, जो लॉसेस होंगे, तो उसके लिए पर्सनल एसेट्स पे नहीं जाना पड़े। जो उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उतने तक ही महदूद रहे। तो व्यूअर्स, 1907 में कंपनी का कंसेप्ट आया। अब कंपनी क्या चीज़ है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल बंदा है कंपनी। मैं आपको इस तरह समझाऊं ये कि एक कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें सिंगल ओनर होता है, लेकिन कंपनी में दो से ज़्यादा ओनर्स होंगे और उनकी शेयर होल्डिंग होगी, उनकी परसेंटेज होगा कि कितने परसेंट उनकी वो उस कंपनी के मालिक हैं। उसके अपने एसेट्स होते हैं, उसके अपनी लाइबिलिटीज़ होते हैं। और जो लिमिटेड, अब देखें, जो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया उधर अनलिमिटेड वर्ड यूज़ कर रहा था मैं। अनलिमिटेड वर्ड का मतलब ये था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी जो लाइबिलिटीज़ है, जो उसके बिज़नेस की वजह से उसको लॉस हो सकता है, वो अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड का मतलब ये कि इसके पर्सनल एसेट्स सिक्योर नहीं थे, उसको वो पूरा करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स बेच के लोगों के पैसे देने पड़ते अगर वो बिज़नेस बाद में कोई लॉसेस हो जाते उसे, या उसका बिज़नेस किसी बड़े ह्यूज लॉसेस की वजह से लिक्विडेशन की तरफ जाए, बंद होने की तरफ जाए, तो उस केस में जो ओनर होता है, सिंगल ओनर जो होते हैं, उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। व्यूवर्स, ये हो गया अनलिमिटेड वर्ड जो था। तो अब लिमिटेड, जो कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है, तो वो इसलिए यूज़ होता है कि कंपनी में जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके डिफरेंट परसेंटेजेस के हिसाब से कंपनी में शेयर होल्डिंग होती है, तो
उस कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके जो लाइबिलिटीज़ है कंपनी की तरफ, जो वो जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस स्पेसिफिक अमाउंट के लिए है जो उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। व्यूअर्स, इसका ये मतलब हो गया कि कंपनी के केस में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स वो कंपनी के एसेट्स से अलग होते हैं। कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं और शेयर होल्डर्स के अपने अलग एसेट्स होते हैं। शेयर होल्डर सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी उस स्पेसिफिक अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की है कंपनी में, जो उसकी शेयर होल्डिंग है। लेट सपोज 25% शेयर होल्डिंग एक बंदे की है, 25% दूसरे की है, तो उसकी जो लॉसेस, अगर उस कंपनी को फ्यूचर में लॉसेस होते हैं या कोई किसी भी वजह से वो कंपनी बंद होती है, तो ये लिमिटेड वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि वो लिमिट शेयर होल्डर की जो एसेट्स है या शेयर होल्डर की जो उसमें से स्टेक्स है उस तक लिमिटेड है उसका लॉस, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सके। क्रेडिटर जो है वो शेयर होल्डर के दरवाजे तक नहीं जा सकता कि मुझे मेरे पेमेंट कर दे, वो कंपनी तक ही महदूद रहता है। डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होते हैं, वो ये करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उनका काम ये है, वो रजिस्ट्रेशन देती है कंपनी को और कंपनीज उनसे अपने रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसमें से ये मेंशन करते हैं कि इसकी इतने शेयर्स है कंपनी के और उसमें से ये 4 बंदे और हर बंदे को 25% शेयर होल्डिंग है। अब व्यूअर्स, लिमिटेड का तो हमें पता चल गया है कि कंपनी के नाम में जो लिमिटेड यूज़ होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्सेल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड का तो हमें पता चल गया कि इस लिमिटेड का क्या मतलब है। उसका ये मतलब है कि इसकी जो अगर लेट सपोज खुदा न खास्ता फ्यूचर में फ़र्ज़ करें एक्सेल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो और उनको अपने क्रेडिटर्स को जो उसके सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट्स करनी पड़ जाए, तो वो पेमेंट्स महदूद होंगी कंपनी के एसेट्स तक, क्योंकि कंपनी खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो बिज़नेस हुआ है, जो ट्रांजैक्शंस हुए वो कंपनी ने किया है, कंपनी ने लोगों के साथ किया है, ना कि उसके शेयर होल्डर्स ने किए हैं। तो शेयर होल्डर अपने परसेंटेज तक ही रिस्पॉन्सिबल है। अब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है और कहीं पे सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है। व्यूअर्स, इसका ये मतलब है कि किसी कंपनी के नाम के साथ अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो कंपनी, उस कंपनी के जो ओनर्स है वो प्राइवेटली कोई ग्रुप है, कोई 4-5 बंदों का, 10 बंदों का, 15-20 बंदों का, डिपेंड करता है हर कंट्री पे अलग अलग। किसी कंट्री में लिमिट रखा गया होता है प्राइवेट कंपनी के लिए कि उसमें से 2 से लेकर 100 तक बंदे हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उसके अपने प्राइवेट कुछ शेयर होल्डर्स है और आपस में उनकी उस शेयर होल्डिंग के हिसाब से वो कंपनी के ओनर हैं। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जिस तरह मैंने अटक सीमेंट लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल दे दिया, तो वो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने का मतलब ये है कि वो जनरल पब्लिक से पैसे रेज कर सकती है अपने शेयर्स इशू करके। जैसे अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेती है, IPO जिसे कहते हैं। उस बेस पे वो पैसा रेज कर सकता है जनरल पब्लिक से। अब व्यूअर्स, इधर मसला ये आता है कि कौन सी कंपनी, इन्वेस्टर कौन सी कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करता है। व्यूअर्स, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी होती है कंपनी, तो उसके बहुत ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत कंप्लाइंस फॉलो करना होता है कंपनी को, तब जाके उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग मिल जाती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे, उसके ऊपर काफ़ी फर्दर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे SECP की तरफ से। बाकी जो कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होते हैं वो उस पर फर्दर चीज़ें इम्पोज कर देगा, उसके डॉक्यूमेंटेशंस बढ़ जाएगी, वो उसको अपना ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट तो खैर प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी करना पड़ता है, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड हो जाए कंपनी तो उसको इवन ये कि क्वार्टरली ऑडिट करना पड़ेगा, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट एचसीसीपी की तरफ से या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीज़ें या डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें वो आपस में जो शेयर होल्डर्स है वो आपस में तो करेंगे, एक आपस में मैनेजमेंट उनको डिस्क्लोज़ करेगी, लेकिन जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज़ नहीं करेगी, क्योंकि वो जनरल पब्लिक से तो कुछ पैसे पेमेंट नहीं रेज करती। तो व्यूवर्स, जैसे जैसे कंपनी पब्लिक की तरफ, पब्लिक लिमिटेड की तरफ जाती है तो उसकी स्क्रूटनी बढ़ती है, उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कंपनीज जनरल पब्लिक से पैसे ले, जिस तरह डिफरेंट पोंजी स्कीम्स होते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक कंपनी ISM मार्ट के नाम से एक कंपनी है जिस पे एचसीसीपी की तरफ से यही रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं कि ये कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा ले रही है, जो कि वो नहीं ले सकती क्योंकि वो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो है नहीं। ये एक अलग केस स्टडी है, इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो लाजमी बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर या बैंक जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ज़्यादा इजीली लोन देती है, उसमें इन्वेस्ट करती है बजाय प्राइवेट लिमिटेड के, और वही इन्वेस्टर, वही बैंक प्राइवेट लिमिटेड को आसानी से पैसा देती है अगर हम उसको कंपेयर कर दें सोल ट्रेडिंग के साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसकी रीज़न ही ये है कि जो इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज़ करेगी और उसी चीज़ों पे वो डिसीजन लेता है। अब अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। आप किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर आपको पता करना है कितना प्रॉफिट है उसका और कितने उसके एसेट्स हैं, तो आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हो, आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले सकते हो, इजीली अवेलेबल होती है, आपको मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के पास हो सकती है और शेयर होल्डर्स जो उसके है उसके पास हो सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल करना नहीं बनता क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो व्यूअर्स, इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर या कोई भी अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पब्लिक की तरफ इसलिए जाता है, पब्लिक लिमिटेड की तरफ, कि एक तो उसके ऊपर इतना कंप्लायंस उसको फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस उसको फॉलो करना पड़ता है, काफ़ी सारे डिफरेंट उसको अपने अकाउंट्स ऑडिटेड करने पड़ते हैं, ऑडिटर से एनुअल इवन क्वार्टरली ऑडिट करना पड़ता है, क्वार्टरली अकाउंट्स भी इशू करने पड़ते हैं पब्लिक को, काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, बहुत टफ कंप्लायंस के बाद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलते रहें। व्यूवर्स, एग्जांपल्स जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मैंने बताया उसके काफ़ी सारे एग्जांपल, जिस तरह यूनाइटेड इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है, अलाइड बैंक लिमिटेड है, वो भी लिस्टेड है, अटक सीमेंट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो लिस्टेड है। अगर आप गूगल करें और आप गूगल में सर्च करें कि लिस्टेड कंपनीज़, तो वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, और उसके साथ ये भी होगा कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो उसके शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रेड होते हैं, कोई भी बंदा उसका ओनर बन सकता है उसके शेयर्स ख़रीद के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर्स आपस में तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को अपने शेयर सेल कर दिए, लेकिन जनरल पब्लिक को वो इशू नहीं कर सकते शेयर्स, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करना चाहता है तो उसको पहले स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना पड़ेगा, उसको पब्लिक लिमिटेड का स्टेटस लेना पड़ेगा, तब जाके वो जनरल पब्लिक से पैसे रेज कर सकता है। व्यूवर्स, जितने भी बिजनेसेस होते हैं या जितने भी लिस्टेड काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उनका स्टार्ट ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप से ही होता है। अब इधर क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक बंदा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना बिज़नेस एज अ सोल ट्रेडर लेके जाना चाहिए, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके जाना चाहिए, या उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेके जाना चाहिए।
तो व्यूवर्स ये डिपेंड करते हैं उसके बिज़नेस के नेचर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा सा सेटअप है और वो एक छोटे से सेटअप से, जिस तरह फ्रीलांसर्स होते हैं या कोई पेंटर है या इस तरह का कोई एक सेटअप छोटा सा बनाता है, तो उसको स्टार्ट में तो यही चाहिए कि सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाए, ताकि उस पर डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से जो उसको कंप्लायंस पूरा करना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उससे बचता रहेगा, उसका कॉस्ट कम होता रहेगा, उसको अपना एनुअल ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड जैसे ही वो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ आएगा तो उसको एनुअल ऑडिट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसको प्रोफेशनल्स रखने पड़ेंगे। ये रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के लिए एससीसीपी की तरफ से। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके सोल प्रोप्राइटरशिप से वो अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। अगर फिर उसको मज़ीद लगे कि मेरा बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है, मैं मज़ीद बढ़ रहा हूँ, मुझे फर्दर फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो फिर अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड भी कर सकता है। और पब्लिक लिमिटेड करके वो फिर जनरल पब्लिक से पैसा रेज़ कर सकता है और उस पैसे से वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है, फर्दर एक्विजिशन कर सकता है, मर्जिंग कर सकता है। व्यूवर्स, इसका मतलब ये हो गया कि मेनली जो सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, इसमें से जो मेनली डिफरेंस है वो यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा खुद ही एक ओनर होता है उसमें और वो एक बिज़नेस चलाता है। उसके बाद अगर वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो 2-3 बंदे मिलके, 2 से ज़्यादा कंपनी के लिए 2 से ज़्यादा, सिंगल मेंबर कंपनी भी एक बन सकती है, लेकिन वो मैं अलग एक वीडियो में बता दूंगा कि सिंगल मेंबर कंपनी कैसे बनती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद अगर उसका बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है, उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको चाहिए कि वो 3-4-5 बंदे, प्राइवेट एक ग्रुप, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलके एक कंपनी रजिस्टर्ड करें और वो कंपनी चूँकि एक अलग लीगल स्टेटस है उसका, एक अलग लीगल एंटिटी है, तो वो जो 4-5 फ्रेंड्स हैं वो स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट करें और उनके पर्सनल एसेट सिक्योर ही रहेंगे, क्योंकि कंपनी खुद एक अलग लीगल एंटिटी है, कंपनी के अपने एसेट्स हैं और अपनी चीज़ें हैं। व्यूवर्स, ये इम्पोर्टेंस जो इसका है, जो लिमिटेड वर्ड यूज़ हो रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस तब आती है जब कंपनी लिक्विडेशन की तरफ चलती है। लिक्विडेशन मींस कि जब कंपनी बंद होना शुरू हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से उनको बहुत ह्यूज लॉसेस हो जाए या कोई लीगल प्रोसीडिंग हो जाए कंपनी के अगेंस्ट, तो फ़र्ज़ करें कंपनी बंद होने की तरफ जाती है, लिक्विडेशन की तरफ जाती है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के पैसे होंगे। जिस तरह के क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के वेंडर्स, सप्लायर्स होते हैं, तो सप्लायर से क्रेडिट पे चीज़ें ली है या बैंक से लोन लिया है या डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा लगाया है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पैसा लगाया है। तो जब लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं, ये सारे लोग आएंगे कंपनी के पास, न कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास। कंपनी के पास आएंगे और कंपनी को कहेंगे कि हमें हमारे पैसे वापस कर दें। तो लिक्विडेशन में फिर ये होगा कि वो कंपनी अपने सारे एसेट्स एक साइड पर रखेगा और उस एसेट्स को बेच के अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं तो उनको उनकी पेमेंट रिलीज़ कर देगा। अगर नहीं पेमेंट पूरी होती है उनको, क्योंकि अगर कंपनी को लॉसेस हुए और जिसकी वजह से वो बंद हो रही है, तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, वो अपने इन्वेस्टमेंट के हद तक, अपने परसेंटेज के हद तक उस कंपनी में जो उसने इन्वेस्ट किया है उतने अमाउंट तक ही वो लाइबल है। उससे ज़्यादा उसके पर्सनल एसेट्स को कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सारे सिक्योर रहेंगे।